स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान युद्ध से दूर रूस यूक्रेन युद्ध में हालात काफी गंभीर हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में अचानक ये युद्ध और तेज हो गया है। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे के बिजली और ऊर्जा संस्थानों को निशाना बना रहे हैं। इस बार यूक्रेन भी रूस को बड़ा झटका देने में कामयाब हो रहा है। दूसरी ओर यूक्रेन की चिंता ईरान युद्ध के कारण बदले समीकरणों को लेकर है। आइए आपको इस युद्ध से जुड़े ताजा अपडेट बताते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। पश्चिम एशिया के पल पल बदलते हालात पर दुनिया टकटकी बातें देख रही है, लेकिन शायद उसकी नजर पिछले 4 साल से जारी एक और युद्ध यूक्रेन रूस में आ रहे बड़े बदलाव का ध्यान नहीं खींच पा रही है। पश्चिम एशिया में अमेरिका, रूस और ईरान एक दूसरे के ऊर्जा और बिजली संयंत्रों पर हमला कर घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर भले ही रूस से लोहा लेने में कमजोर पड़ रहा यूक्रेन अब इसी तर्ज पर मॉस्को की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए ऊर्जा उद्योगों पर हमले तेज कर दिए हैं। एक हफ्ते में यूक्रेन ने 3 बंदरगाहों पर हमला कर रूसी तेल निर्यात को बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। मंगलवार को यूक्रेनी ड्रोन के बाल्टिक सागर में रूसी बंदरगाह उस्तुलुगा को हिट करने से मॉस्को को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेनी सेना का कहना है कि पिछले एक हफ्ते में रूस में बड़े लक्ष्यों को निशाना बनाना उस अभियान का हिस्सा है जिसकी शुरुआत पिछले साल की गई थी। इन हमलों का मकसद रूस की उस आय को कमजोर करना है जिसके सहारे रूस अपनी युद्ध क्षमता को लगातार बढ़ाता जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि उनके लंबी दूरी वाले ड्रोन पहले से ज्यादा प्रभावी हो गए हैं। उनके इस दावे पर खाड़ी देशों के भरोसे ने रूस की टेंशन को बढ़ा दी है। ईरान के भीषण हमलों से जूझ रहे खाड़ी देशों ने यूक्रेन के साथ हाल ही में रक्षा के क्षेत्र में कई बड़े समझौते किए हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने वैश्विक ऊर्जा कीमतों में भारी वृद्धि के बीच कुछ सहयोगियों द्वारा रूस के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले से बचने की सलाह का बयान देकर स्थिर सीज़फायर के प्रस्ताव के संकेत भी दिए हैं, लेकिन उन्होंने साफ किया कि ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब रूस यूक्रेनी ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करना बंद कर देगा। साथ ही ज़ेलेंस्की को ये डर भी सता रहा है कि अगर पश्चिम एशिया संकट लंबा खिंचा तो इसका लाभ पुतिन उठा लेंगे। ज़ेलेंस्की का दावा है कि तेल की ऊंची कीमतें मॉस्को को पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने, युद्ध प्रयासों को वित्त पोषित करने और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। हाल ही में अमेरिका ने रूसी वार मशीन को कमजोर करने के लिए मॉस्को से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, लेकिन पश्चिम एशिया संकट के कारण समीकरण बदल गए हैं। ऊर्जा संकट से चिंतित देश एक बार फिर भू राजनीतिक गठबंधन की तुलना में आपूर्ति सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं और उच्च कीमतों का मतलब है कि रूस को अधिक लाभ होगा, भले ही मात्रा सीमित रहे। उधर बूचा नरसंहार की चौथी बरसी पर यूक्रेन के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए ईयू के कई नेता कीव पहुंचे। और हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। अस्थाना साहब, अगर ये रूस यूक्रेन युद्ध की हम बात करें तो अचानक पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी आ गई है और यूक्रेन भी काफ़ी पहले से ज़्यादा वहाँ पर हमले कर रहा है, रूस को नुकसान पहुँचा रहा है। क्यों ऐसा? बिल्कुल, क्योंकि रूस जिस हिसाब से उनकी एनर्जी के ऊपर फायर कर रहा था और यूक्रेन की एनर्जी ग्रिड को बर्बाद कर रहा था, अभी रूस के पास भी कुछ हद तक कैपेबिलिटी आ गई है। उनके ड्रोन और मिसाइल वो मैन्युफैक्चर भी हो रहे हैं और यूरोपियों की मदद से उनकी थोड़ी सी जो टारगेटिंग है वो भी उनकी अच्छी हो रही है, काफ़ी पिन पॉइंट है। उसी मुताबिक जो उनको सर्वेलेंस भी काफ़ी हद तक पिन पॉइंट मिल रही है। तो उस लिहाज से ये युद्ध अभी थोड़ा भीषण हो रहा है। और अब लेकिन साथ साथ ये भी मुसीबत है कि ऊर्जा की कमी से, क्योंकि जो भी रूस का एनर्जी बर्बाद होगी वो एक तरीके से ओवरऑल जो वर्ल्ड में ऊर्जा की कमी है उसको भी बढ़ाएगी और उससे ऊर्जा की कीमत भी बढ़ेगी। और ये बात जो है वो यूरोपियंस की समझ में आ रही है और इसीलिए एक प्रेशर भी पड़ रहा है अभी यूक्रेन के ऊपर कि आप जो ये ऊर्जा की जो इनके साधन हैं उनके ऊपर आप हमला ना करें, क्योंकि एनर्जी में, ऑयल में इनके ऊपर अगर आप हमला करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी इन दोनों की। तो इसलिए एक कुछ एनर्जी ट्रूस की बात हो रही है, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया। सर, साथ ही साथ रूस वहां पर जो ओलिगार्क हैं उनसे कह रहा है कि आप युद्ध के लिए डोनेट करें
कहीं ऐसा तो नहीं कि हाल के महीनों में जो रूस के ऊपर, रूसी तेल के ऊपर कई तरह के सैंक्शन लगाए गए, उसका असर अब रूस की अर्थव्यवस्था पर होने लगा है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि रूस की अर्थव्यवस्था के ऊपर असर तो हो रहा है, ना सिर्फ तेल के प्रतिबंधों के कारण, बल्कि इतने लंबे समय से लड़ाई चल रही है, और उनका साजो सामान भी खर्च हो रहा है। जो मिसाइल और ड्रोन वो बना रहे हैं, उसमें भी तो खर्चा लगता है। तो जो एमुनिशन खर्च हो रहा है, उसकी भी कीमत है, और उसी के साथ साथ जो बाकी की जो उनके एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रहे हैं, जो भी सामान उनका नहीं जा पा रहा है, उसकी भी कीमत है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सैंक्शंस का भी असर पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो रूस के सामने भी चुनौतियां हैं, लेकिन कुछ उसको थोड़ी सी राहत अभी मिली थी, क्योंकि वेस्ट एशिया की इस लड़ाई से काफी हद तक जो तेल के दाम बढ़े, तो उनको जितना वो बेच पा रहे थे, उसमें उनको फायदा हो रहा था। लेकिन अभी अगर आप पिछले 2 दिन की खबर देखें, तो उनको अभी उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अभी वो बेचने की जो क्षमता है, उसमें भी थोड़ी कमी आ गई है, और उन्होंने कुछ हद तक निर्यात भी बंद कर दिया था। एक पिछले 24 घंटे में कुछ अनाउंसमेंट किए थे कि हम अभी इतना निर्यात उसी स्पीड से नहीं कर पाएंगे। तो वो एक मुसीबत आ रही है, और उससे उनकी माली हालत में फर्क पड़ सकता है। तो लेकिन आने वाले जहां दिनों तक में ग्राउंड का सवाल है, जी, ग्राउंड की लड़ाई में अभी भी अगर आप देखें, तो डॉनबास अभी स्लो चल रही है, लेकिन लड़ाई तेज चल रही है। रूस ने पिछले तकरीबन 29-30 को भी काफी तकरीबन 850-900 ड्रोन मारे थे, और थोड़ा आगे उन्होंने बढ़त भी हासिल की थी डॉनबास में, तकरीबन 3-4 सर किलोमीटर अंतिम के सवाल है, कवर क्या का। इस युद्ध के रुकने की या बातचीत जो हो रही थी उसके आगे बढ़ने की कोई आशा दिखती है आपको? ना, नहीं दिखती है, क्योंकि रूस जब तक डॉनबास पूरा कब्जा नहीं होगा, तब तक इस लड़ाई को बंद नहीं कर सकता। जेलेंस्की डॉनबास का जो जमीनी हिस्सा है वो देने को तैयार नहीं है। इस जगह पर गाड़ी अटकी हुई है, और इस जगह पर मुझे नहीं लगता कि दोनों कॉम्प्रोमाइज करने की किसी भी स्थिति में है। वो दोनों कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं इस मौके पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।